सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। नमस्कार प्रिय मित्रों, हमेशा की तरह मैं गेन्नादी बाबानीन सोलर ग्रुप कंपनी का मीडिया मैनेजर आपके साथ हूं। एक बार फिर मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं और उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज हमारे प्रोजेक्ट नई पीढ़ी के एयरशिप की प्रस्तुति में शामिल होने के लिए समय निकाला। आज हम हमेशा की तरह प्रोजेक्ट, इसकी विशेषताओं, इसके उद्देश्यों और उन लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें यह अपने सामने रखता है। और शुरू करने से पहले कृपया सक्रिय रहें, टिप्पणियों में कुछ लिखें, सवाल पूछने में संकोच न करें। प्रस्तुति के अंत में हमेशा की तरह एक सेशन होगा जिसमें मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसीलिए अगर आपके पास ऐसे कोई सवाल हैं तो ज़रूर लिखें। प्रस्तुति के अंत में हम निश्चित रूप से आपसे बातचीत करेंगे। हमारी यह प्रस्तुति लगभग 40 मिनट तक चलेगी, इसलिए कृपया धैर्य बनाए रखें। आशा है कि यह रोचक रहेगा और उन सभी के लिए जो आज जुड़ने और यह जानने का निर्णय लिया है कि नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट क्या करता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं और आपको विस्तार से बताऊं। यह प्रस्तुति नए प्रतिभागियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो अभी कंपनी की गतिविधियों को गहराई से समझने की योजना बना रहे हैं। साथ ही हमारे सभी नियमित प्रतिभागियों, हमारे स्थायी साझेदारों और महत्वपूर्ण निवेशकों के लिए भी, क्योंकि यहाँ मैं कुछ प्रमुख घटनाओं और नवीनतम समाचारों के बारे में भी विस्तार से बात करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, अपनी प्रस्तुति की ओर आगे बढ़ते हैं और वास्तव में इस महत्वपूर्ण चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम आपके साथ मिलकर कुछ मुख्य बिंदुओं को समझेंगे, जैसे नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के तहत वास्तव में क्या बनाया जा रहा है और क्यों। हम जानेंगे कि इस बड़े प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंपनियां भाग ले रही हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि फंडिंग की स्थिति क्या है, ये किस चरण में है और अब तक कितनी धनराशि जुटाई गई है। हम आने वाले समय की हमारी विस्तृत योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे और कुल मिलाकर यह भी गहनता से चर्चा करेंगे कि इस बिजनेस में निवेशक आज ही किस प्रकार से शानदार कमाई कर रहे हैं। और हम आपको यह भी विस्तार से बताएंगे कि आप अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को हमारे साथ, यानी प्रतिष्ठित कंपनी सोलर ग्रुप के साथ कैसे सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं, जिससे आप आज से ही इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ कमाई और अपना व्यक्तिगत विकास भी कर सकते हैं। स्वयं नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट सिर्फ एक और परिवहन साधन का विकास नहीं है, बल्कि यह एक क्रांतिकारी विचार है, एक ऐसा दूरदर्शी दृष्टिकोण जो आज के समय में धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। हम ऐसे अत्यधिक नवोन्मेषी और उन्नत उड़ान यान बना रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के जटिल कार्यों को सफलतापूर्वक करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। माल ढोने से लेकर जंगलों की गहन निगरानी तक, दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में वैज्ञानिक अभियानों से लेकर महत्वपूर्ण बचाव कार्यों, पर्यटन और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने जैसी सक्रिय और विविध गतिविधियों में भी ये विशाल एयरशिप प्रभावी रूप से भाग ले सकते हैं। हम इस बारे में भी बात करेंगे। कुल मिलाकर इस परियोजना पर सच्चे पेशेवरों की एक टीम काम कर रही है। इसमें इंजीनियर, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार, अकादमिक, डिज़ाइनर और वायुयान क्षेत्र में विशाल और समृद्ध अनुभव वाले डेवलपर्स शामिल हैं। और हम सभी यहाँ और वे भी एक बहुत बड़े लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, वह है एयरशिप्स को फिर से आसमान में वापस लाना और भविष्य में उन्हें हमारी हवाई परिवहन प्रणाली का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना। स्वयं यह परियोजना एक क्राउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया भर के विभिन्न कोनों से कई निजी निवेशकों के धन से वित्त पोषित किया जाता है।
यह एक महत्वपूर्ण और व्यापक पहल है। स्वयं वित्त पोषण की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण प्री स्टार्ट चरण था, जब अगस्त महीने में एक विस्तृत प्रस्तुति सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। संभव है कि कोई उसमें भी उपस्थित रहा हो और आधिकारिक रूप से परियोजना की शुरुआत 4 मार्च 2025 को हुई थी। यही महत्वपूर्ण तारीख नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के वित्त पोषण के पहले और प्रारंभिक चरण की शुरुआत का प्रतीक बनी। और आज हम यह भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी का एक अभिन्न हिस्सा कैसे बने, केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि उन सक्रिय और समर्पित प्रतिभागियों में से एक बने जिनके हाथों और दृढ़ इरादों से ये पूरी कहानी रची जा रही है। हमारे साथ अंत तक बने रहें। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं यह पूरा प्रयास करूंगा कि यह विस्तृत प्रस्तुति आपके लिए अत्यंत रोचक और जानकारीपूर्ण हो। तो इसी बीच हम अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। 3-5 साल की संभावित और भविष्य की संभावनाएं। यहाँ आइए विस्तार से बात करें कि हम जुटाई गई निवेश राशि से वास्तव में क्या बनाना चाहते हैं और पूरे प्रोजेक्ट की संरचना किस तरह होगी। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा मुख्य लक्ष्य केवल एयरशिप्स बनाना और उन्हें बाजार में बेचना नहीं है, क्योंकि यह तो उस विशाल हिमखंड की केवल ऊपरी सतह है जिसे हम सफलतापूर्वक और बड़े पैमाने पर खड़ा करने जा रहे हैं। हम एक पूरी इंडस्ट्री बना रहे हैं, एक संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें वे सभी मुख्य कड़ियाँ शामिल होंगी जो इस क्षेत्र के स्थायी और बड़े पैमाने पर विकास के लिए आवश्यक हैं। आने वाले वर्षों में नई पीढ़ी के एयरशिप्स प्रोजेक्ट के तहत हम एक पूर्ण विकसित डिज़ाइन ब्यूरो स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। यह यूं कहें तो कंपनी की इंजीनियरिंग सोच का दिल होगा, जहां एयरशिप्स के नए मॉडल तैयार होंगे, आधुनिक तकनीकों को लागू किया जाएगा और अन्य संरचनात्मक समाधान विकसित किए जाएंगे। हमारे पास पहले से ही एक टीम है। इसमें एयरशिप्स के क्षेत्र में अग्रणी रूसी विशेषज्ञ, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार, इंजीनियर और कई वर्षों के अनुभव वाले प्रोफेसर शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम अपनी खुद की उत्पादन इकाई भी बनाएंगे। हम किसी चरण पर प्रमुख घटकों के निर्माण के लिए उत्पादन स्थल बनाना या किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं। इनमें स्वयं एयरशिप्स की बाहरी परतें, उनके गोंडोला, बैलूनेट्स और अन्य सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो निश्चित रूप से नई पीढ़ी के एयरशिप्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन प्रक्रियाएं सीधे एरोग्राड में ही केंद्रित होंगी, जो कंपनी का भविष्य का अत्याधुनिक औद्योगिक परीक्षण क्लस्टर है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी रणनीतिक कदम है जो हमें इस क्षेत्र के बाजार में अधिक परिचालन स्वतंत्रता और दीर्घकालिक तकनीकी स्थिरता प्रदान करेगा। साथ ही एरोग्राड भी बनाया जाएगा जो एक अनूठा और विशेष स्थान होगा, एक ऐसा विशाल परिसर जिसमें विभिन्न वर्गों के एयरशिप्स की असेंबली और रखरखाव के लिए हैंगर शामिल होंगे। ये उड़ान परीक्षण परिसर होंगे जहां सभी एयरशिप्स मॉडलों के तकनीकी, ज़मीनी और अन्य महत्वपूर्ण उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए जाएंगे और उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। साथ ही एक नया प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। यह रूस में एयरशिप्स के पायलटों और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पहला पूर्ण विकसित और महत्वपूर्ण स्थान होगा। यही वह जगह है जहां हम अग्रणी बनेंगे। आज देश में ऐसे केंद्र बिल्कुल भी नहीं हैं और हमारे सामने यह एक बहुत बड़ा व्यापक लक्ष्य है, इस महत्वपूर्ण दिशा को भी साकार करना। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, हमारा मुख्य लक्ष्य केवल एयरशिप्स बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र में सहज और सामंजस्यपूर्ण रूप से पूरी तरह से समाहित हो सके। इस प्रकार हमारे सभी प्रमुख क्षेत्रों को एक ही मुख्य कंपनी एरोनोवा के तहत सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। इसी कंपनी में वे सभी परियोजना प्रतिभागी निवेश करते हैं जिन्होंने इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा जताई है। इसी कंपनी के हिस्से और भविष्य में शेयर वे परियोजना में भाग लेकर प्राप्त करेंगे। यही कंपनी यूं कहें तो नई इंडस्ट्री का केंद्र होगी जो न केवल एयरशिप्स बनाएगी बल्कि अन्य संभावनाशील क्षेत्रों पर भी काम करेगी जिन पर हम समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एरोनोवा केवल एयरशिप्स के बारे में नहीं है, हमारी कंपनी ड्रोन सिस्टम्स, स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स और एरोस्पेस समाधानों के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक परियोजनाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेगी। सैन्य इन परियोजनाओं में से कुछ पहले से ही विकास या अनुमोदन के महत्वपूर्ण चरण में हैं और ये भी कंपनी के लिए अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हुए निश्चित रूप से लाभ लाएंगी।
वस्तीस्तात्सासस्ता और स्वाभाविक रूप से इसके सहमालिकों के लिए भी, यानी उन निवेशकों के लिए जो नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना में भाग ले रहे हैं। एक बार फिर दोहराता हूं कि हम केवल एयरशिप्स या केवल एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम पूरी एक इंडस्ट्री को शून्य से खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए हम नई उच्च प्रौद्योगिकी समाधानों और उद्योगों के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं, जिन्हें हम लागू करने की योजना बना रहे हैं। और आज का हर एक निवेशक, यूं कहें तो इस बहुत बड़ी, वास्तव में अत्यधिक मूल्यवान और ऐतिहासिक सोच और उस महत्वपूर्ण क्षण का सहलेखक है जिसे हम सब मिलकर सफलतापूर्वक साकार कर रहे हैं। अगला स्लाइड। तो यहाँ हमारे पास परियोजना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों, नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की पूरी योजना को लागू करने के लिए $100 मिलियन की राशि जुटाना आवश्यक है। इस राशि में न केवल इंजीनियरिंग, उत्पादन और बुनियादी ढांचे के खर्च शामिल हैं, बल्कि वह रेफरल इनाम भी शामिल है जो भागीदारों को दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। परियोजना को पूरा करने के लिए हमने 3 से 5 साल का समय निर्धारित किया है। हमारा पहला चरण पहले ही शुरू हो चुका है। हमने अपना पहला एयरशिप बिना पायलट वाली मॉडल नोवा 01, जिसे आप पहले ही देख चुके हैं, डिज़ाइन किया, तैयार किया और उसका परीक्षण किया। अगर आप परियोजना की नवीनतम और महत्वपूर्ण खबरों को लगातार फॉलो करते हैं तो आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि इस अत्याधुनिक यंत्र की उड़ान परीक्षण किस प्रकार सफलतापूर्वक हो रहे हैं। अभी हाल ही में हम एक बिल्कुल नए और आधुनिक हवाई अड्डे पर एक विशाल नए हैंगर में गए हैं ताकि इस महत्वपूर्ण यंत्र के लिए अपनी विस्तृत उड़ान योजना के अनुसार आगे के सभी आवश्यक परीक्षण पूरी तरह से कर सकें। विकास और पूंजीकरण की संभावनाएं सभी चरणों के पूरा होने और मुख्य क्षेत्रों के शुरू होने के बाद ऐसी कंपनी की अनुमानित पूंजीकरण कम से कम $1 अरब हो सकती है। यह आंकड़ा एक काफ़ी रूढ़िवादी मॉडल पर आधारित था, जिसमें उद्यम की पहले 3 वर्षों की न्यूनतम लाभ की गणनाओं को ध्यान में रखा गया था। लेकिन वास्तव में ऐसी कंपनी की संभावनाएं इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। एरोनोवा एक अग्रणी कंपनी है जो रूस में आधुनिक वायुयानन का बाजार बना रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का लक्ष्य रखती है। अगला स्लाइड है अब यहाँ। इस महत्वपूर्ण स्लाइड में हमारी विस्तृत रोड मैप दिखाई गई है, जिसके अनुसार हम चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब आइए विस्तार से बात करते हैं कि हम इस पूरी परियोजना को वास्तव में कैसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ हम फंडिंग के विभिन्न चरणों की नहीं, बल्कि व्यावहारिक विकास के महत्वपूर्ण चरणों की, यानी हमारी विस्तृत रोड मैप की बात करेंगे, जिसे कुल मिलाकर 11 मुख्य कदमों में विभाजित किया गया है। पहला कदम लॉन्च है। हमने पहले ही शुरुआत कर दी है। मुख्य कंपनी एरोनोवा सफलतापूर्वक स्थापित की जा चुकी है और इंजीनियरों व डेवलपर्स की एक मुख्य टीम इकट्ठा होकर सक्रिय रूप से काम कर रही है, जो आज ही कई प्रकार के उन्नत एयरशिप्स का डिज़ाइन तैयार कर रही है। इसमें एयरशिप नोवा 01 भी शामिल है, जिसे आप सभी पहले ही देख चुके हैं। यह एक बिना पायलट वाला एयरशिप है जिसकी लोडिंग क्षमता लगभग 20 किलोग्राम है। पहले चरण में ही हम एक हाइब्रिड मॉडिफिकेशन पर भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें बेहतर एरोडायनामिक्स और 50 किलोग्राम तक की लोडिंग क्षमता होगी। यह एक महत्वपूर्ण विकास है। टीम के भीतर हमने इसे एरोलियोट 01 नाम दिया है। यह मॉडल 130-160 घनमीटर आकार की विशालकाय एयरशिप्स की एक महत्वपूर्ण और अभिनव श्रृंखला में शामिल होगी और यह एक तरह का विशेष कृतित्व है जिस पर दिमित्री इलिच खमेल काफ़ी लंबे समय से निरंतर और अत्यंत समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। और अब परियोजना के अन्य सभी प्रतिभागियों, इंजीनियरों और डेवलपर्स के साथ मिलकर हम इस मॉडल को एक तैयार और पूर्ण उत्पाद के रूप में अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि यह पूरी तरह से उपयोगी हो सके। साथ ही पहले चरण में हम बड़ी मॉडलों के डिज़ाइन पर भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसमें एयरशिप नोवा 2 शामिल है, जो एक 2000 घनमीटर क्षमता वाला मानव संचालित एयरशिप है। ऐसी मशीन की वहन क्षमता लगभग 500 से 600 किलोग्राम तक होगी। इसे विशेष रूप से यात्री संस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें विभिन्न व्यक्तिगत संस्करण उपलब्ध होंगे और यात्री संस्करण की वहन क्षमता 6 लोगों के लिए पर्याप्त रूप से होगी। एयरशिप नोवा 8 अपने आकार और उद्देश्य के हिसाब से एक महत्वपूर्ण और अगला मॉडल है।
इस उन्नत मॉडल की अनुमानित वहन क्षमता लगभग 2 टन होगी। यह भी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जैसे भारी माल ढुलाई और आरामदायक यात्री परिवहन के अनुसार कई विभिन्न रूपों में सावधानीपूर्वक बनाई जाएगी। इसके अलावा हम औद्योगिक संस्थानों के साथ मिलकर स्ट्रैटोस्फेरिक जांचों का विकास भी कर रहे हैं, जिनके साथ हमने हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस बारे में विस्तृत खबर आपने निश्चित रूप से हमारे सोशल नेटवर्क्स पर भी देखी होगी। हमारी रोडमैप के दूसरे चरण में हम ज़मीन खरीदने और कुछ आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना बना रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल होंगी। एयरोग्राड भविष्य के डिरिजेबल निर्माण केंद्र के निर्माण के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदने की योजना है। साथ ही बुनियादी ढांचे की विस्तृत डिज़ाइनिंग शुरू करने की भी सक्रिय रूप से योजना है, जिसमें पहला विशाल एलिंग, या आप चाहें तो इसे एक बड़ा हैंगर भी कह सकते हैं, जिसमें अत्याधुनिक एयरशिप नोवा 2 को सावधानीपूर्वक असेंबल किया जाएगा। साथ ही हम अपने एयरशिप नोवा 01 के परीक्षण लगातार जारी रखते हैं और एयरशिप्स नोवा 2 और नोवा 8 का विस्तृत मॉडलिंग भी निरंतर जारी है, जिसमें सभी प्रमुख घटकों, संरचनात्मक समाधानों और सभी तकनीकी प्रक्रियाओं का गहन परीक्षण शामिल है। तो चरण 3 में, इस महत्वपूर्ण चरण में हम 130 से 160 घन मीटर आकार की एयरशिप्स की बिना पायलट वाली, यानी मानव रहित मॉडिफिकेशनों का बड़े पैमाने पर सीरियल उत्पादन और उनकी बिक्री शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस लाइनअप में हमारे पास एयरशिप नोवा 01 और एयरोलेट 01 शामिल होंगे, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। शायद मैंने यह उल्लेख नहीं किया कि यह वास्तव में एक संशोधित और उन्नत संस्करण होगा, जिसमें बेहतर एरोडायनामिक विशेषताएं होंगी, और इस एयरशिप को शायद एक हाइब्रिड प्रकार का एयरशिप कहना अधिक उपयुक्त होगा, जो अपनी श्रेणी में अद्वितीय है। हालांकि अब भी कई विशेषज्ञ मुझे सुधारेंगे और शायद यह भी कहेंगे कि आजकल के सभी आधुनिक एयरशिप्स, जो कि नवीनतम तकनीक से लैस हैं, किसी न किसी हद तक हाइब्रिड प्रकार के एयरशिप्स ही हैं। लेकिन समझने में आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक क्लासिक प्रकार होता है और दूसरा वह होता है जिसमें बेहतर एरोडायनामिक विशेषताएं होती हैं, यानी हाइब्रिड प्रकार। इसी तीसरे और महत्वपूर्ण चरण में हम अपना पहला व्यावसायिक स्ट्रैटोस्फेरिक सोंड भी सफलतापूर्वक लॉन्च करेंगे। एयरशिप नोवा 2 की असेंबली और परीक्षण जारी रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पायलटों और तकनीकी स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। आखिरकार रूस में ऐसे केंद्र अभी तक मौजूद नहीं हैं। क्यों योजना बनाई गई थी? क्योंकि वास्तव में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इस दिशा में हमारा काम पहले से ही चल रहा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये प्रक्रिया तेज नहीं है, इसलिए अच्छा है कि हमने इसे पहले से और समय रहते शुरू कर दिया। हमारे विस्तृत रोड मैप के चौथे और महत्वपूर्ण चरण में हमारी यह महत्वाकांक्षी योजना है कि अत्याधुनिक एयरशिप नोवा 2 को सफलतापूर्वक हवा में उठाया जाए और इसके प्रारंभिक तथा महत्वपूर्ण उड़ान परीक्षणों को सावधानीपूर्वक और प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाए। साथ ही एयरशिप नोवा 8 की एक बड़ी मॉडल के लिए दूसरे हैंगर का निर्माण शुरू करने की भी योजना है। हम पहले से ही एयरशिप नोवा 30 के कठोर प्रकार के सक्रिय डिजाइनिंग की ओर बढ़ने की भी योजना बना रहे हैं, जिस पर अभी भी गहन और विस्तृत काम चल रहा है, जिसमें इसकी संरचनात्मक अखंडता, वायुगतिकी और आंतरिक प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम अपनी स्ट्रैटोस्फेरिक सॉन्ड्स की श्रृंखला का विस्तार करने की भी योजना बना रहे हैं, ताकि हम समानांतर रूप से इस महत्वपूर्ण दिशा में भी सक्रिय रूप से और प्रभावी ढंग से काम कर सकें। हमारी रोडमैप के 5वें और महत्वपूर्ण चरण में हमारे पास ज़मीन पर व्यापक परीक्षण और गहन प्रशिक्षण की विस्तृत योजना है। इस चरण के दौरान विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एयरशिप नोवा 8 के महत्वपूर्ण परीक्षण विधिवत रूप से शुरू होंगे। इन परीक्षणों को अत्यंत सावधानी और सटीकता के साथ व्यवस्थित करने की पूरी योजना बनाई गई है और इस दिशा में निरंतर और समर्पित कार्य जारी रहेगा, ताकि सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकें। ये हमारी विस्तृत रोडमैप के पहले महत्वपूर्ण 5 चरण हैं जो हमारी प्रगति को दर्शाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो छठे चरण में हमारे पास एयरशिप नोवा 45 का सफल प्रक्षेपण करने और एयरशिप नोवा 8 श्रृंखला का आगे विकास करने की महत्वपूर्ण योजना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एयरशिप नोवा 35 का विकास अब शुरू होगा। यह पहले से ही अपने वर्ग में एक कठोर संरचना वाला एक बहुत बड़ा यान होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें याद दिला दूं कि एयरशिप्स कुल 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। ये हैं सॉफ्ट टाइप,
सेमी रिजिड और रिजिड प्रकार के एयरशिप्स। सबसे ज़्यादा प्रचलित एयरशिप्स सॉफ्ट और रिजिड टाइप के होते हैं। सॉफ्ट टाइप मूल रूप से यह एक हॉट एयर बलून जैसा ही होता है, जिसमें एक इंजन और एक गोंडोला भी लगा होता है। रिजिड टाइप एयरशिप में एक अत्यंत मजबूत और सुदृढ़ आंतरिक ढांचा होता है, जो इसे काफ़ी विशाल आकार का होने और अत्यधिक मात्रा में भारी वजन उठाने की असाधारण क्षमता प्रदान करता है। और इसी मजबूत तथा सुदृढ़ संरचना के कारण ये एयरशिप अधिक भार उठाने में पूरी तरह से सक्षम होता है, क्योंकि इसका अत्यंत मजबूत ढांचा बाहरी आवरण को अनावश्यक रूप से फूलने या किसी भी प्रकार के गंभीर तनाव तक पहुंचने से प्रभावी ढंग से रोकता है, जिससे उसकी सीलिंग को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचने की संभावना समाप्त हो जाती है। छठे और महत्वपूर्ण चरण में भी हम अपने अत्याधुनिक एयरशिप नोवा 8 की उड़ान संबंधी और डिज़ाइन से संबंधित व्यापक परीक्षणों को लगातार जारी रखते हैं, ताकि उसकी कार्यक्षमता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही एयरशिप नोवा 2 के विभिन्न रूपों में अलग अलग कार्यों के लिए, जो बाजार और हमारे मूल्यवान ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुरूप होंगे, उसके संशोधनों का विकास भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। 7वें और अंतिम चरण में हम इन्हीं उन्नत एयरशिप नोवा 2 के महत्वपूर्ण संशोधनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करते हैं। ये विशेष रूप से पहले से निर्धारित और विशिष्ट कार्यों के लिए हमारे मूल्यवान ग्राहकों के लिए तैयार किए गए सीरियल मॉडल होंगे। साथ ही नोवा 8 के लिए भी विभिन्न विकल्पों का विकास किया जाएगा, जैसे कि मालवाहक, निगरानी और बचाव के लिए उसके संशोधन। उसके सभी प्रकारों पर व्यापक रूप से काम किया जाएगा, ताकि ग्राहकों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के एयरशिप मॉडलों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने और उन्हें आसानी से ऑर्डर करने की पूरी सुविधा और लचीलापन मिल सके। 8वें चरण में पहले से ही सफलतापूर्वक कार्यशील और पूरी तरह से परीक्षण की गई एयरशिप नोवा 8 की संशोधित इकाइयों का उत्पादन विधिवत रूप से शुरू होता है। साथ ही एयरशिप नोवा 35 के लिए सभी आवश्यक घटकों और महत्वपूर्ण तत्वों का निर्माण भी विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। यह इस श्रेणी के एयरशिप के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तैयारी चरण है, इसलिए इस महत्वपूर्ण चरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे सावधानीपूर्वक पूरा किया जाएगा। 9वें चरण में एयरशिप नोवा 2 का सीरियल उत्पादन शुरू करने की योजना है। इस महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण में हम इस श्रेणी के मॉडल का औपचारिक रूप से बड़े पैमाने पर सीरियल उत्पादन शुरू करेंगे। इसका अर्थ है कि उत्पादन स्थिर होगा, प्रक्रियाएं पूरी तरह से सुव्यवस्थित होंगी, अनुबंधों के अनुसार आपूर्ति होगी और इन उपकरणों की बिक्री से कंपनी की आय में सक्रिय वृद्धि की उम्मीद की जाएगी। 10वां चरण हमारे यहाँ एयरशिप नोवा 8 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। हम एयरशिप नोवा 35 के लिए सभी आवश्यक प्रमाणन और लाइसेंसिंग चरणों से पूरी तरह से गुजरेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर एयरशिप्स के प्रमाणन की प्रक्रिया यूं कहें तो देश में न तो आजमाई गई है और न ही पूरी तरह से विकसित हुई है। इसलिए जैसे जैसे हमारे एयरशिप्स का आकार बढ़ेगा, हम इन सभी आवश्यक प्रमाणन और लाइसेंसिंग चरणों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करेंगे और ठीक 10वें चरण में हमारे पास एयरशिप नोवा 35 के विस्तृत प्रमाणन और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होगी, जो कि एयरशिप्स की नई पीढ़ी के प्रोजेक्ट के तहत सबसे बड़ा एयरशिप है। और दोस्तों, यह हमारे मौजूदा लाइनअप के सबसे बड़े और विशाल एयरशिप को बाजार में लाने की एक ठोस और महत्वपूर्ण तैयारी है, जिसकी योजना इस प्रोजेक्ट के तहत सावधानीपूर्वक और विस्तृत रूप से बनाई गई है। और 11वां चरण अंतिम और निर्णायक होगा। इसमें एयरशिप नोवा 35 का उत्पादन और इसकी नई उन्नत मॉडलों तथा विभिन्न संस्करणों की शुरुआत शामिल है, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। योजना है कि एयरशिप नोवा 35 का सीरियल प्रोडक्शन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। साथ ही हम हल्के, मध्यम और भारी भार क्षमता वाली श्रेणियों में भी नई और उन्नत मॉडलों की डिज़ाइनिंग समानांतर रूप से करेंगे, जिससे हमारी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार हो सके। कंपनी निश्चित रूप से केवल छोटे आकार के एयरशिप्स पर ही नहीं रुकेगी। हालांकि फ़िलहाल हमने इन्हीं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और इन पर गहन शोध तथा विकास कार्य जारी है। साथ ही हम भविष्य में मध्यम और भारी भार क्षमता वाले उन्नत उड़ान यानों की भी डिज़ाइनिंग करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। इनके निर्माण के लिए वित्त पोषण के स्रोत बाद में तय किए जाएंगे। यह ज़रूरी नहीं कि यह केवल क्राउड इन्वेस्टिंग ही हो, यह भी संभव है कि ये कुछ निजी ऑर्डर हों या फिर सरकारी स्तर के भी हो सकते हैं। और निश्चित रूप से हम केवल छोटे आकार के एयरशिप्स तक ही सीमित नहीं हैं, क्योंकि बड़े, भारी, कई टन वज़नी एयरशिप्स में भी बहुत अधिक रुचि है।
इसलिए इस महत्वपूर्ण दिशा में भी हम काफ़ी सक्रिय रूप से काम करेंगे। यह तो केवल मौजूदा क्राउड इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की पहली लहर है। हम अभी से ही और भी अधिक भारी उड़ान यानों की विस्तृत संकल्पनाओं पर काम कर रहे हैं और भविष्य में उन्हें निश्चित रूप से लॉन्च करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इनके लिए वित्त पोषण के स्रोत बाद में तय किए जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ये क्राउड इन्वेस्टिंग ही हो, और मुख्य योजना के क्रियान्वयन के बाद परियोजना अपनी पूरी क्षमता पर पहुंचेगी। कह सकते हैं कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी। कंपनी की संपत्तियां बढ़ेंगी और बड़े ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा होगा। चूंकि एयरशिप्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए कंपनी की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की योजना है। इस महत्वपूर्ण विषय में रुचि की यह प्रवृत्ति फिलहाल पूरी दुनिया में व्यापक रूप से देखी जा रही है। अगर आप इस विषय में थोड़ी भी रुचि रखते हैं और आपने इंटरनेट पर जानकारी खोजी है, तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में फिलहाल दुनिया भर की कई कंपनियां काम कर रही हैं। इसीलिए यह निश्चित है कि यह क्षेत्र काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, और कई प्रमुख औद्योगिक कंपनियां जो इस क्षेत्र को गहराई से समझती हैं, अपनी पिछली चूकों की भरपाई करने और इस महत्वपूर्ण परियोजना से और अधिक गहराई से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ हमारे पास अगले 5-10 सालों के लिए विस्तृत योजनाएं हैं जो भविष्य के लिए तैयार की गई हैं। दोस्तों, अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से बात करें तो आने वाले 5-10 वर्षों में कंपनी का लक्ष्य है कि वह एयरशिप्स का पूर्ण पैमाने पर सीरियल उत्पादन और दुनिया भर में व्यावसायिक आपूर्ति शुरू कर दे। इसका मतलब है कि उत्पादन श्रृंखलाएं स्थापित हो चुकी होंगी, उत्पादन स्थिर होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश किया जाएगा। इस पर हम स्वाभाविक रूप से रुकने का इरादा नहीं रखते। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए एयरशिप्स के नए और अधिक उन्नत संस्करणों का विकास भी लगातार जारी रहेगा। मौजूदा मॉडलों को आधुनिक बनाया जाएगा और बाजार में आने वाले कुछ नए समाधान भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसलिए यह एक निरंतर विकास, प्रगति और निरंतर वृद्धि की गतिशील प्रक्रिया है, और यदि कोई नया या अधिक उपयुक्त समाधान हमें भविष्य में बेहतर लगेगा तो वे स्वाभाविक रूप से और प्रभावी ढंग से आधुनिक एयरशिप्स के डिज़ाइन और कार्यप्रणाली में लागू किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से रूस में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नए और आधुनिक एयरोसिटीज़ के निर्माण का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विस्तार करने की योजना है। स्थानीय असेंबली साइट्स और प्रशिक्षण केंद्रों का एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व स्थापित किया जाएगा जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में स्थित होंगे, विशेष रूप से उन देशों में जो सक्रिय रूप से चाहते हैं कि यह महत्वपूर्ण क्षेत्र उनके अपने संबंधित क्षेत्र में सफलतापूर्वक और स्थायी रूप से वास्तव में विकसित हो। स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक संभावनाशील और सक्रिय कार्य हो रहा है और साझेदारियां स्थापित की जा रही हैं, चाहे वे सरकारी संस्थाएं हों, कॉरपोरेट ग्राहक हों, या फिर यह संभव है कि वे अनुसंधान केंद्र या संगठन हों। हम सभी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और करेंगे भी। शायद यह कहा जा सकता है कि यही वह क्षितिज है जिसकी ओर हम सभी निरंतर बढ़ रहे हैं, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से हवाई परिवहन में एक नया विस्तृत क्षेत्र बना रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास परियोजना के सभी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। अब आइए थोड़ी विस्तार से बात करें उन आंकड़ों और वित्त पोषण की तर्क शक्ति के बारे में जो हमारे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। हमारे क्राउड इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर ग्रुप के बीच 39 अरब का वितरण करने की योजना है। क्यों 39 अरब, ये मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। हमारे साथ बने रहें। हमारे यहाँ सभी निवेश प्रवाह सोलर ग्रुप निवेश मंच के माध्यम से ही गुजरते हैं। आगे जब सभी निवेश राउंड पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे तो 100 से 1 के अनुपात में, यानी 100 हिस्से 1 शेयर के बराबर होंगे। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इस प्रकार कंपनी कुल मिलाकर 1 अरब शेयर जारी करने की योजना बना रही है।
इसका मतलब है कि 89% शेयर निवेशकों के लिए खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध रहेंगे, जबकि 81% का नियंत्रण पैकेज परियोजना के संस्थापकों और उस समर्पित टीम के पास रहेगा जिसने इस परियोजना को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू किया है। दोस्तों, यह एक काफ़ी पारदर्शी, प्रमाणित और संतुलित मॉडल है जिसमें हर एक निवेशक एक वास्तविक तकनीकी व्यवसाय का सहमालिक बन जाता है, जिसे लाभांश और परियोजना तथा कंपनी के विकास के साथ साथ पूंजी वृद्धि का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो निवेशकों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यह परियोजना कई अलग अलग कंपनियां मिलकर लागू कर रही हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी विशिष्ट जिम्मेदारी का क्षेत्र है और वे सभी मिलकर काम कर रही हैं। एरोनोवा नामक कंपनी को विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण परियोजना को लागू करने के लिए ही बनाया गया था। ये कंपनी एयरशिप्स का सीरियल प्रोडक्शन, उनका संचालन और उनकी बिक्री करेगी। साथ ही पूरे एयरोसिटी के निर्माण का कार्य भी कुशलतापूर्वक संभालेगी। कंपनी इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से पर्याप्त आय प्राप्त करेगी और उसे सभी संबंधित प्रतिभागियों के बीच न्याय संगत रूप से वितरित करेगी। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा था, 51% शेयर टीम के पास ही रहेंगे और उन्हीं की पूर्ण मिल्कियत में रहेंगे, जो विशेष रूप से एयरशिप्स का निर्माण करेगी। और एरोनोवा के 39% शेयर वित्तीय कंपनी सोलर ग्रुप के पास होंगे, जो इस परियोजना में निवेश आकर्षित करने का काम करती है और निवेशकों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये वही 29% शेयर हैं जिन्हें कंपनी सार्वजनिक ट्रेडिंग के लिए पेश करती है, और यही वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें सभी निवेशक, मैं, आप और बाकी सभी लोग कंपनी में निवेश करते हैं और उसके विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बनते हैं। चूंकि हमारे पास केवल एक अरब शेयर हैं, इसलिए यह निकलता है कि 29% जो अभी सार्वजनिक बिक्री के लिए रखे गए हैं वे 490 मिलियन शेयरों के बराबर हैं, या 29 अरब हिस्सों के। हाँ, मैं खुद ही थोड़ा उलझ गया था, लेकिन अब यह स्पष्ट है। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कंपनी के मूल्यांकन और बाजार में उसकी स्थिति को दर्शाता है। तो अभी आप सोलर ग्रुप कंपनी के हिस्से खरीद रहे हैं। फंडिंग पूरी होने के बाद इन हिस्सों को एरोनोवा कंपनी के शेयरों में बदल दिया जाएगा और आप सीधे तौर पर कंपनी के मुनाफे से नियमित रूप से डिविडेंड प्राप्त कर सकेंगे, या फिर आप अपने एसेट्स को उस कीमत से काफ़ी ज़्यादा में बेच सकेंगे जितने में आपने उन्हें मूल रूप से खरीदा था। मुझे लगता है कि यहाँ भी सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कृपया अगला स्लाइड देखें। तो यहाँ हमारे पास चरणों के अनुसार छूट डिस्काउंट है। कुल मिलाकर हमारे पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग को 20 चरणों में बांटा गया है। ऐसी संरचना विकास को लचीले ढंग से प्रबंधित करने और टीम तथा निवेशकों दोनों के लिए जोखिम कम करने की अनुमति देती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर नए चरण के साथ जोखिम कम होते जाते हैं, क्योंकि तैयार समाधानों और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के परिणाम लगातार सामने आते हैं जो प्रोजेक्ट के चारों ओर तैयार की जा रही है। लेकिन साथ ही यह भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हिस्सेदारी खरीदने पर मिलने वाली छूट भी धीरे धीरे और लगातार कम होती जाती है। यानी हिस्सेदारी निरंतर रूप से महंगी होती जाती है, और यहाँ इस स्लाइड पर आप अनुमानित छूट स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो हर अगले चरण के साथ धीरे धीरे घटती जाती है। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि सबसे अधिक लाभकारी शुरुआती चरणों में प्रवेश करना होता है, जब प्रोजेक्ट केवल शुरू हो रहा होता है और अपनी पहली चुनौतियों और रास्तों को पार कर रहा होता है। हालांकि ये भी समझना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट में जोखिम भी निश्चित रूप से काफ़ी अधिक होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से यह याद दिलाना चाहूँगा कि 4 मार्च 2025 को हमने आधिकारिक रूप से अपने पहले चरण की शुरुआत की थी, और तब से लेकर अब तक हमारी हिस्सेदारी की कीमत प्री स्टार्ट अवधि की तुलना में दोगुनी से भी कहीं अधिक हो चुकी है। लेकिन वास्तव में यह अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हाल ही में हम अपने फंडिंग के दूसरे महत्वपूर्ण चरण में भी सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। यह एक स्वाभाविक और अपेक्षित वृद्धि है जो परियोजना की निरंतर सफलताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, और हमारे द्वारा सावधानीपूर्वक बनाए गए योजना के अनुसार हम इसी सही दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस परियोजना में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो वर्तमान चरण में ऐसा करना हमेशा अगले चरण की तुलना में अधिक फायदेमंद होता है।
आज की तारीख में जो शर्तें उपलब्ध हैं उससे बेहतर और अधिक अनुकूल शर्तें अब कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि कंपनी और परियोजना ने अपने पिछले व्यापक अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं और उसी के अनुसार अपनी शर्तों में आवश्यक और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यहाँ हमारे पास हिस्सों की एक निश्चित संख्या है जो अब और अधिक बढ़ाई नहीं जाएगी, और पहले छोड़ी गई अपनी किस्तों को पुनः बहाल करने का भी कोई और अधिक अवसर नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली महत्वपूर्ण स्लाइड की ओर ध्यान देते हैं। तो परियोजना का साझेदार कैसे बने? साझेदारी कार्यक्रम में एक सफल भागीदार बनने के लिए आपको हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और साझेदारी अनुबंध को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर विधिवत हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद आपको सभी उपलब्ध प्रचार उपकरणों और सामग्रियों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए जो आपके पास उपलब्ध किसी भी जनसंचार माध्यम में आसानी से उपलब्ध हैं। चाहे वह सोशल नेटवर्क हो, शायद आपका निजी ब्लॉग हो, या फिर व्यक्तिगत जान पहचान या व्यक्तिगत संवाद, यह मायने नहीं रखता। मुख्य बात यह है कि आप अपनी जानकारी को प्रभावी ढंग से साझा करें और अपनी व्यक्तिगत लिंक भेजें जो सीधे आपके व्यक्तिगत खाते में स्वचालित रूप से बनाई जाती है। ये विपणन शर्तें और साझेदारी कार्यक्रम आपको पंजीकरण के पहले दिन से ही रेफरल इनाम आसानी से कमाने की अनुमति देते हैं, और इसके लिए आपको खुद कोई प्रारंभिक निवेश करना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यह एक शानदार अवसर है जो आपको बिना किसी वित्तीय बोझ के आय अर्जित करने में मदद करता है। यह साझेदारी कार्यक्रम हमें इस महत्वपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक वित्त पोषित करने की अनुमति देता है। ये प्रभावी विपणन विधियां कई बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं और जानकारी के प्रचार का सबसे प्रभावी तरीका मानी जाती है। मुझे यह तरीका पूरी तरह से समझदारी भरा और उपयुक्त लगता है, क्योंकि कंपनी अपना पैसा बेकार की अस्पष्ट विज्ञापन इंटीग्रेशन पर नहीं खर्च करती, चाहे वे किसी भी सूचना संसाधन पर हों, जैसे कि बिलबोर्ड, टेलीविज़न या ब्लॉगर्स के साथ कोई कोलैबोरेशन। कंपनी केवल उसी समय भुगतान करती है जब साझेदार ने अपना कार्य पूरा कर लिया हो, उसने जानकारी साझा की, परियोजना को सही ढंग से प्रस्तुत किया और उस व्यक्ति की उन ज्वलंत समस्याओं को हल करने में मदद की जो निश्चित रूप से कंपनी से परिचित होने की प्रक्रिया में उसके मन में आ सकती थीं। उस व्यक्ति ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है और कंपनी इसे पूरी तरह से समझदारी मानती है कि उसे उसके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उचित रूप से पुरस्कृत किया जाए। अधिक विस्तृत और व्यापक जानकारी आपको अपने व्यक्तिगत खाते में आसानी से मिल सकती है। पार्टनरशिप प्रोग्राम स्वयं परियोजना की दीर्घकालिक जीवन शक्ति और निरंतरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अगर आप नहीं मानते कि आप इस प्रकार की गतिविधि वास्तव में कर सकते हैं, तो भी हम कम से कम आपको हमेशा यह सलाह देते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को उन जनसंचार माध्यमों पर साझा करें जिन्हें आप सबसे उपयुक्त मानते हैं, ताकि कम से कम यह एक सामान्य सूचना क्षेत्र बन सके कि एयरशिप्स वापस आ रहे हैं और उनका पुनरुत्थान हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है। धीरे धीरे, छोटे छोटे और निरंतर कदमों के साथ वे जल्द ही हमारे विशाल आसमान में फिर से पूरी तरह से दिखाई देंगे और निकट भविष्य में हमारी रोज़मर्रा की सामान्य ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा को जारी रखते हैं। यह स्लाइड विशेष रूप से उन सभी सम्मानित व्यक्तियों के लिए है जो हमारे पिछले और सफल प्रोजेक्ट ड्यूनो मोटर्स में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। सक्रिय साझेदारों के पास निश्चित रूप से कुछ ठोस संरचनाएं होंगी जिन्हें उन्होंने वहां सावधानीपूर्वक बनाया था, और पिछले प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण निवेशक भी होंगे, और इस नए प्रोजेक्ट में अपनी मार्केटिंग प्रोग्राम को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के लिए आपको कुछ बहुत ही आसान से कार्यों की एक पूरी श्रृंखला पूरी करनी होगी। मैं आपको यह याद दिला दूं कि यदि आप 7 अगस्त 2024 तक पहले ही सोलर ग्रुप कंपनी के एक सक्रिय पार्टनर थे, तो अपनी मार्केटिंग प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में केवल $50 का एक व्यक्तिगत निवेश पर्याप्त होगा, ताकि आप अपनी पूरी पहली स्तर की संरचना से पार्टनर रिवॉर्ड सक्रिय कर सकें, चाहे आपने उस व्यक्ति को प्रोजेक्ट में कब भी आमंत्रित किया हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपको पूरा लाभ मिले। यदि आप पूरी गहराई तक अपने बाकी सभी स्तरों को भी सक्रिय करना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर स्टेटस के अनुसार इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि आपके पहले स्तर के कम से कम एक ग्राहक ने प्रोजेक्ट में $50 या उससे अधिक का महत्वपूर्ण और पर्याप्त वित्तीय निवेश सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया हो।
कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी व्यक्तिगत निवेश राशि $50 से कम है तो आप रेफरल रिवॉर्ड को सक्रिय नहीं कर पाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसे आपको समझना चाहिए। ये दो मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये शर्तें पूरी तरह से स्वीकार्य हैं और इन्हें पूरा करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा, खासकर अगर आपके पास एक व्यक्तिगत सक्रिय संरचना है जो प्रोजेक्ट में लगातार निवेश करना जारी रखती है, चाहे वह पिछला हो या अब नई पीढ़ी के एयरशिप में। मुझे यह भी लगता है कि इन शर्तों को पूरा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इस स्लाइड पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से या कंपनी सोलर ग्रुप की वेबसाइट पर उपलब्ध टेक्निकल सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में निवेश कैसे करें? दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट में अपने व्यक्तिगत खाते से सोलर ग्रुप प्लेटफॉर्म पर निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको निवेश अनुभाग में जाना होगा, मुख्य मेनू में नई पीढ़ी के एयरशिप टैब को चुनना होगा या उस QR कोड को स्कैन करना होगा जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। इसके बाद आप अपनी आवश्यकता के अनुसार शेयरों की संख्या वाला उपयुक्त पैकेज चुनें और भुगतान करें पर क्लिक करें। वहाँ आपको भुगतान के कई सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प मिलेंगे। अपने लिए सबसे आसान, सुविधाजनक और आरामदायक तरीका चुनें और बस भुगतान कर दें। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अगर आपके पास अभी तक व्यक्तिगत खाता नहीं है तो कम से कम मैं आपको सलाह दूंगा कि स्लाइड पर दिख रहे QR कोड के जरिए एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें। व्यक्तिगत खाता आपके लिए यह संभावना खोलता है कि आप सबसे पहले खुद परियोजना को और गहराई से समझ सकें। वहाँ कंपनी के बारे में, उसकी योजनाओं, चरणों और गतिविधियों के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। साथ ही वहाँ परियोजना से जुड़ी विभिन्न समाचार अपडेट भी प्रकाशित की जाती हैं जो इस समय चल रही हैं। और कुल मिलाकर यह आपको खुद प्लेटफॉर्म के साथ थोड़ा और गहराई से परिचित होने और परियोजना को बेहतर तरीके से जानने का अवसर देता है। अगर आपको पंजीकरण या व्यक्तिगत खाते से परिचित होते समय कोई भी सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप सहायता के लिए या तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे सपोर्ट चैट में, जो हमारी वेबसाइट पर सक्रिय है और काम कर रहा है। साइट पर हमारे सोशल नेटवर्क्स के लिंक भी उपलब्ध हैं। मैं सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि उन्हें ढूंढें और सब्सक्राइब करें। वहां हम अपनी कंपनी की ज़िंदगी से जुड़ी सबसे ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित करते हैं। वहाँ एक सक्रिय चैट का लिंक भी है जिसमें सभी सक्रिय प्रतिभागी और वे सभी लोग शामिल हैं जो हमारी परियोजना में गहरी रुचि रखते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी दोस्ताना और गर्मजोशी भरा माहौल है। आप वहाँ अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं, एयरशिप्स प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और कुल मिलाकर उस अद्भुत दोस्ताना वाइब को बनाए रख सकते हैं जो इतने लंबे समय में वहाँ सफलतापूर्वक बन गया है। तो लगता है कि मेरी प्रस्तुति अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आज मैंने इसे उम्मीद से काफ़ी जल्दी और कुशलता से पूरा कर लिया है। अब मैं धीरे धीरे आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों की ओर बढ़ूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के हर एक प्रश्न का विस्तार से और संतोषजनक ढंग से जवाब दे सकूं। तो ज़रा मेरा थोड़ा इंतज़ार करें। तो अब सवाल आ गए हैं आखिरकार। पहला सवाल, नमस्कार, क्या हाइड्रोजन का उपयोग बिना चालक के विकल्प में किया जा सकता है और यह हीलियम की तुलना में कितना अधिक सस्ता होगा? उत्तर, यह निश्चित रूप से संभव है। यहाँ मुख्य सवाल यह है कि सुरक्षा के कौन कौन से तरीके एयरशिप डिरिजेबल में इस्तेमाल किए जाएंगे। अपने शुरुआती उपकरणों में हम स्वाभाविक रूप से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि हम यह तय नहीं कर लेते कि हम इस गैस यानी हाइड्रोजन के साथ सुरक्षित रूप से कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि याद दिला दूं, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह एक ऐसी ज्वलनशील मिश्रण बनाता है जो आसानी से आग पकड़ लेता है।
इसलिए किसी भी स्थिति में परियोजना के शुरुआती चरणों में हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन भविष्य में अगर ऐसे समाधान मिल जाते हैं जो हमें एयरशिप्स में, खासकर बिना पायलट वाले विकल्पों में, हाइड्रोजन का सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अनुमति देंगे, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास होगा। तो हम स्वाभाविक रूप से ऐसे विकल्पों पर विचार करेंगे, क्योंकि आपके सवाल के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हुए हाइड्रोजन हीलियम की तुलना में काफ़ी सस्ता है। इसे प्राप्त करना अत्यंत आसान है और इसी के अनुसार पूरे विशालकाय एयरशिप पर पड़ने वाली कुल आर्थिक लागतें भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, जिससे यह एक अधिक व्यवहार्य विकल्प बन जाता है। इसलिए भविष्य में यह पूरी तरह से संभव है कि हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि यह बिना पायलट वाले, बिना यात्री वाले विकल्पों में ही होगा, विशेष रूप से। तो अगला सवाल यह जानना दिलचस्प है कि नोवा 2 गोंडोला के यात्री डिब्बे में और बाहर इंजन की शोर स्तर को लेकर आप किस स्तर को ध्यान में रखते हैं। मैं आपको अभी डेसिबल में सटीक आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन हमारी टीम सक्रिय रूप से विभिन्न विकल्पों का परीक्षण कर रही है, पहले तो खुद इंजनों के और साथ ही उनके स्थान के भी, ताकि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। क्योंकि जब इंजन गोंडोला के बहुत करीब होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती हैं। इसलिए टीम न केवल खुद इंजनों के, बल्कि एयरशिप पर इंजनों की संभावित स्थिति के भी विभिन्न विकल्पों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर रही है। नोवा 2 अभी भी एक छोटा और अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट एयरशिप है और वास्तव में इसमें इंजनों को रखने के लिए बहुत अधिक विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। बड़ी मॉडलों में इस मामले में प्रयोग करने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं और इसी के अनुसार बड़ी मॉडलों में उत्पन्न होने वाला शोर भी काफ़ी कम होगा। जहाँ तक डेसिबल के सटीक आंकड़ों की बात है, मैं शायद इस महत्वपूर्ण जानकारी को और अधिक स्पष्ट करूँगा और बाद में विस्तार से बताऊँगा। तो अगला सवाल, डिरिजेबलिस्टों के प्रशिक्षण के लिए दस्तावेज़ों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया कैसी चल रही है? इस दिशा की शुरुआत के लिए अनुमानित समय सीमा क्या है? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चूंकि इससे पहले इस प्रकार की कोई भी विशेष स्कूलें या शिक्षण संस्थान मौजूद नहीं थीं, इसलिए कंपनी के सामने इस नए केंद्र को सफलतापूर्वक फिर से स्थापित करने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। पहले भी आपको यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण दिशा में एक विशेषज्ञ के साथ विधिवत अनुबंध किया गया है और उनकी ओर से लगातार काम किया जा रहा है। इस विशेष बारे में मुझे कोई भी नई जानकारी या नवीनतम अपडेट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए फ़िलहाल मैं आपको कुछ भी अतिरिक्त बताने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। जैसे ही कोई ताज़ा और प्रासंगिक खबरें हमें मिलेंगी, हम निश्चित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या हमारे आगामी वेबिनार में इसकी विस्तृत जानकारी अवश्य देंगे। तो यहाँ अगला महत्वपूर्ण सवाल भी इसी विषय पर है। पहली डिरिजाबलिस्ट स्कूल खोलने की योजना वास्तव में कब है? हमारे पास यह महत्वपूर्ण बिंदु ठीक दूसरे चरण में था और यह पूरी तरह से संभव है कि हम अपनी विस्तृत रोड मैप के अनुसार सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी तरह से स्कूल के बारे में मैं निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि रोड मैप के दूसरे चरण में हम इस महत्वपूर्ण दिशा में कुछ हद तक ज़रूर काम करेंगे और इस पर विशेष ध्यान देंगे। मैं भी इस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने लिए ऐसा महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र पाने वालों में सबसे आगे रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इसलिए मैं भी इस आवश्यक जानकारी का पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ। अगला महत्वपूर्ण सवाल, यदि नोवा 2 अगले वर्ष सफलतापूर्वक उड़ान भरता है तो इसे कौन उड़ाएगा तथा किस स्तर पर इस हवाई पोत को लाइसेंस मिलेगा? वास्तव में नोवा 2 को हम इस साल के अंत तक पूरी तरह से तैयार करने की योजना बना रहे हैं और संभवतः अगले साल की पहली या दूसरी तिमाही में इसे अपनी पहली उड़ान परीक्षणों के लिए उड़ाने का हमारा सुदृढ़ और निश्चित इरादा है। वास्तव में यान के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया एक काफ़ी दिलचस्प और जटिल विषय है, क्योंकि किसी भी उड़ान साधन को लाइसेंस देने के लिए मेरी जानकारी के अनुसार उसका एक निश्चित और पर्याप्त वज़न होना चाहिए, जो सुरक्षा और नियामक मानकों के लिए आवश्यक है। और चूंकि हवाई पोत का अपना वज़न बहुत ही कम और नगण्य होता है, यह एक विशेष चुनौती प्रस्तुत करता है। यानी अगर इस प्रकार के परिवहन को तराजू पर रखा जाए तो यह वास्तव में कुछ भी नहीं दिखाएगा। और यहाँ एक छोटी सी उलझन है। जब मैंने सुना कि इस तरह के लाइसेंसिंग के अनुरोध के साथ संबंधित विभागों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने भी अपनी दाढ़ी खुजलाई और बोले, तो
इसका तो कोई वज़न ही नहीं है ना? और इस तरह एक तरह की कानूनी खिड़की निकल आती है जो अभी तक सरकारी नियमों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है, लेकिन वह वास्तव में मौजूद है। इस दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इन्हें कैसे लाइसेंस या प्रमाणित किया जाए, इसीलिए यह भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे आगे चलेगी। संभव है कि यह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या फिर यह प्रक्रिया को लंबा कर दे और हमारे लिए नुकसानदायक हो, लेकिन फ़िलहाल एक छोटी सी उलझन पैदा हो गई है। तो अगला सवाल, अनुरोध है कि साइट से सामग्री बहुत कम मिल रही है। अगर संभव हो तो फ़ोन से 1-2 मिनट का वीडियो बना लें ताकि अपने चैनलों पर अधिक बार कंटेंट प्रकाशित किया जा सके। मुझे यकीन है ज़्यादातर लोग इसका समर्थन करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सामग्री वास्तव में सोशल नेटवर्क्स पर आसानी से उपलब्ध है, इसलिए हम उसे अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार करने की पूरी कोशिश करते हैं। फ़ोन से भी हमारी सामग्री समय समय पर लगातार आती रहती है। हम आपकी मांगों को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं और इसे और अधिक सक्रिय रूप से करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हम वोस्क्रेसेंस्क में एक बिल्कुल नए और आधुनिक हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं और अब हम आगे की यात्रा के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे सोशल नेटवर्क्स को फॉलो करते हैं तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं और अपने एयरशिप नोवा 01 की उड़ान परीक्षण जारी रखे हुए हैं, इसलिए सामग्री पहले से ही मौजूद है, बस थोड़ी तैयारी चल रही है। हम सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से पैक करेंगे और आपको निश्चित रूप से भेजेंगे। तो अगला सवाल ये है कि क्या एयरशिप्स को दिखाया जाता है जिनकी गोंडोला नीचे से बाहर निकली होती है? क्या ऐसे एयरशिप्स होंगे जिनमें पूरी गोंडोला आवरण के अंदर हो और केवल निचला पारदर्शी हिस्सा ही उसे बाहरी रूप से आवरण से अलग दिखाए? वायुगतिकीयता महत्वपूर्ण है। मैंने आपका सवाल पूरी तरह से समझ लिया है। हाँ, ऐसी मॉडल्स भी निश्चित रूप से डिज़ाइन की जाएंगी, लेकिन इस तरह का एयरशिप केवल कठोर प्रकार के एयरशिप पर ही संभव है, जब उसमें पहले से ही अपनी एक बहुत ही मजबूत और ठोस धातु की आंतरिक फ्रेम होगी। मुलायम प्रकार के एयरशिप्स में फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए गोंडोलों को हमेशा नीचे ही लगाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे कि सभी क्लासिक वेरिएंट्स में आमतौर पर होता है। लेकिन यह दिशा निश्चित रूप से विकसित की जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, एरोडायनामिक्स और प्रवाहशीलता की अहमियत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या नोवा 01 को पहले से ही एसवीओ क्षेत्र में आजमाया जा सकता है? देखिए, हम अब भी लगातार उड़ान परीक्षण कर रहे हैं। हमारे पास एक विस्तृत तकनीकी कार्य है जिसके अनुसार हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों की गहन जांच कर रहे हैं जिन्हें पूरे एयरशिप पर पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करना चाहिए। हमने इसे पूरी तरह से अभी तक पूरा नहीं किया है। सिद्धांत रूप में यह निश्चित रूप से कहीं भी उड़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वह एसवीओ क्षेत्र ही हो, लेकिन हम चाहेंगे कि एयरशिप्स का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। इसके अलावा मेरी अभी की सोच ये है कि विशालकाय एयरशिप्स अपनी अद्वितीय क्षमताओं के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने या पूरे देश के विशाल भौगोलिक क्षेत्र की व्यापक निगरानी के लिए अत्यंत उपयुक्त और प्रभावी होंगी। अभी के आधुनिक और उन्नत उपकरणों के साथ, जैसे कि वही क्वाडकॉप्टर ड्रोन और अन्य नवीनतम साधन जो एसवीओ में वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे में एक विशालकाय डिरिजेबल एक बहुत ही आसान और स्पष्ट निशाना बन जाता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें ज़्यादा तुक या औचित्य नहीं दिखती, हालांकि हो सकता है कि मैं इस मामले में गलत हूँ। तो एलएलसी सोवलमैश के साथ डिरिजेबल के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स के संबंध में कोई संपर्क क्यों नहीं है, और स्लावियानका पर ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक मोटर्स को लागू करने की संभावना पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है? मुझे ये पता है, ये सवाल प्रोजेक्ट के कई प्रतिभागी भी अक्सर पूछते हैं। फिलहाल ड्यूनो मोटर्स की पूरी टीम का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि अनुपालन पर निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। उन्होंने एविएशन इंजनों पर काम किया है, लेकिन चूंकि डिरिजेबल्स के लिए काफ़ी विशिष्ट और विशेष प्रकार के इंजन चाहिए होते हैं जो उनकी अनूठी उड़ान आवश्यकताओं के अनुरूप हों। साथ ही छोटी मॉडलों में इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी और अत्यधिक भारी बैटरियों की आवश्यकता होगी जो उनकी कार्यक्षमता और उड़ान क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। पहली मॉडलों में हम फिर भी अलग और विशेष श्रेणी के इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन्नत और शक्तिशाली इंजन कम से कम आने वाले नवा 2 मॉडल में निश्चित रूप से उपयोग किए जाएंगे।
और डिरिजेबल नवा 01 में, हाँ, वहाँ इलेक्ट्रिक मोटरें हैं जिनकी रेंज थोड़ी कम है और ऐसे इलेक्ट्रो बैटरीज़ हैं जो ज़्यादा भारी नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी उठेगा कि ऐसे इंजनों का उत्पादन और निर्माण एलएलसी सोवलमाश में किया जा सके। मुझे लगता है ये परियोजनाएं जैसे एक दूसरे के साथ एकीकृत करने के लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन फ़िलहाल टीम कुछ और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में व्यस्त है और उनका ध्यान किसी और चीज़ पर है। तो गेनाडी ने परियोजना में कितने शेयर हासिल किए? आपने अपने स्वयं के धन से परियोजना में किस हद तक विश्वास प्रदर्शित किया? खैर दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ऐसी जानकारी देना उचित है या नहीं। मैं इस प्रश्न को बाद के लिए छोड़ देता हूँ। यदि कोई मुझे ये नहीं बताता कि यह आवश्यक नहीं है तो मैं बता दूंगा। नमस्ते, मैं ऑन एयर दिखाई गई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चरण दर चरण योजना कहाँ देख सकता हूँ? उस परियोजना के क्रियान्वयन की जिसे ऑन एयर दिखाया गया था। हाँ, क्या आप रोड मैप की बात कर रहे हैं या उस प्रेजेंटेशन वीडियो की जिसे आपने शुरुआत में देखा था? ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हमारे पास विकास की योजना और चरण रोड मैप में प्रस्तुत किए गए थे जो मेरी प्रेजेंटेशन में था। कुल मिलाकर यही वह विस्तृत योजना है जिसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आप उस विशेष वीडियो की बात कर रहे हैं तो वह भी इसी विस्तृत रोड मैप के अनुसार ही बनाया गया था। तो अगला सवाल, 1000 एयरशिप क्लब में भर्ती की मौजूदा स्थिति आखिर कैसी है? कितनी सीटें बची हैं और शर्तें क्या हैं? यह सवाल मैंने पूछा था। क्लब में अभी भी काफ़ी सीटें उपलब्ध हैं। मुझे खाली सीटों की सटीक संख्या तो नहीं बताई गई, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा गया कि अभी भी पर्याप्त सीटें हैं और इस प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने का एक शानदार मौका मौजूद है। तो फिर क्यों नहीं शामिल होते? तो क्या आप एक कन्वेयर बनाएंगे? मौजूदा उत्पादन क्षमता के अनुसार एरोनोवा 01 कितने एयरशिप बना सकता है? दोस्तों, शायद यह कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि हमारे पास पहले से ही एक पूर्ण और सुसज्जित उत्पादन सुविधा है, क्योंकि किसी न किसी तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अपने स्तर पर ही बनाई हैं। कुछ चीज़ें बाहरी ठेकेदारों के माध्यम से पूरी की हैं, कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर की हैं जिनके साथ हमारी आंशिक रूप से समझौते हैं, और कुछ निजी ठेकेदारों के साथ भी जिन्होंने विशेष रूप से हमारे लिए नोवा 01 एयरशिप की पहली बाहरी खोल का निर्माण किया था। इसलिए फ़िलहाल मेरे लिए सटीक आंकड़ा निकालना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में भी फिर से देखिए, हमें उत्पादन स्थापित करना होगा। हमें खोल बनाने का उत्पादन चाहिए जिस पर हम अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। हमें एक धातु काटने वाली उत्पादन सुविधा की आवश्यकता है जहां हम गोंडोला और मान लीजिए इस विशालकाय एयरशिप के लिए आवश्यक धातु के पुर्जे सावधानीपूर्वक बनाएंगे। जिस समय ये सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, हमारे पास खोल बनाने का उत्पादन भी होगा, हमारे पास अपनी धातु संरचनाओं का उत्पादन भी होगा। तब हम किसी निश्चित समय सीमा और हम इन विशाल एयरशिप्स के संभावित निर्माण की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बात कर सकेंगे। फिलहाल जवाब देना मुश्किल है और मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। हाँ, पिछली बार हमने कहा था कि स्ट्रेटोस्फेरिक मॉडलों के लिए बड़े फैलाव वाले इंजन चाहिए, तो शायद फिर 2 इंजन विपरीत दिशा में घुमाए जाए, जहां स्टेटर एयरशिप हो और रोटर उसे घेरने वाली पंखों वाली एक रिंग हो। ए इस विषय पर हम टीम के सदस्यों ने आपस में चर्चा की थी। कम से कम मैंने ऐसा सवाल पूछा था और मुझे जवाब मिला कि स्ट्रेटोस्फियर की परिस्थितियों में पंखों वाले इंजन बेहद कम प्रभावी होते हैं। वहाँ हवा बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और प्रोपेलर के पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त धक्का देने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए वर्तमान में ऐसे विशेष इंजन के विकल्पों पर गहनता से काम किया जा रहा है। ऐसे उन्नत इंजन जो इन विशाल एयरशिप्स पर विशेष रूप से इस्तेमाल किए जाएंगे और उन्हें सफलतापूर्वक संचालित कर सकेंगे।
मुझे नहीं पता कि यह जानकारी हमारे लिए अब भी गोपनीय है या नहीं, इसलिए फ़िलहाल ज़्यादा विवरण नहीं दे सकता। ठीक है। तो आप पहला बिना पायलट के उड़ान और बिना ऑपरेटर या लोगों की भागीदारी के डॉकिंग कब दिखाएंगे? असल में हमारे पास ऐसी उड़ानें पहले ही हो चुकी हैं। हमने ये उड़ानें ठीक उसी दिन नोविनकी में की थीं जब हम वहाँ थे। मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 हफ्तों में कम से कम उड़ान तो निश्चित रूप से होगी, जब तक हम सब कुछ एडिट कर लें, शूट कर लें। और मुझे लगता है 1 या 2 हफ्तों के भीतर ही हम आपको वो फुटेज दिखा देंगे जिसमें वह खुद से बिना ऑपरेटर या लोगों की भागीदारी के उड़ता है। तो अगला सवाल, हम क्या बिना हैंगर के एयरशिप्स को स्टोर करने के तरीके मौजूद हैं? ग्राहकों के पास एयरशिप्स को कैसे स्टोर किया जाएगा? देखिए, एयरशिप्स भी एक तरह से कार की तरह हैं। आम तौर पर वे बाहर भी खड़े रह सकते हैं। अगर उनके पास मूरिंग मस्त है और वे सही तरीके से फिक्स किए गए हैं, तो उन्हें बाहर भी स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से स्टोर करने की स्थिति में भले ही वह हवा की धाराओं के साथ थोड़ा हिलेगा डुलेगा और मूल रूप से उसे कोई ख़तरा नहीं होगा जब तक कि कोई बहुत तेज़ तूफ़ानी हवा ना हो। हम लेकिन इसके बावजूद भी यह समझना चाहिए कि उस पर कुछ ना कुछ गिर सकता है। वह लगातार तेज़ धूप में खड़ा रहेगा, जो उसकी कुल मिलाकर उपयोगी हम उम्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और उसकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए एयरशिप को बाहर रखने में कोई दिक्कत नहीं है। वह हवा के साथ थोड़ा हिलडुल सकता है, लेकिन जैसे किसी भी कार या मशीन के लिए छत होना अच्छा होता है, वैसे ही इसके लिए भी छत होना बेहतर है। कम से कम कुछ आवश्यक तकनीकी देखभाल करने के लिए और उसकी उपयोगी उम्र को और भी ज़्यादा समय तक लंबा बनाए रखने के लिए। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो एयरशिप, कम से कम नोवा 01 एयरशिप, जैसा कि आपने देखा, वह बिना किसी परेशानी के आसानी से समेटा जा सकता है। एक काफ़ी कॉम्पैक्ट कपड़े के बैग में पैक किया जा सकता है, जिसमें उसकी बाहरी परत रखी जाती है और फिर उसे किसी भी सुविधाजनक जगह पर ले जाया जा सकता है। तो क्या बिना इंजन के पूरी तरह से पालों के साथ एयरशिप्स के उपयोग के परीक्षण किए जाएंगे, जैसे समुद्र में यॉटिंग स्पोर्ट होता है? बस फ़र्क इतना है कि यह हवा में होगा। खैर, उस पर अलग से कोई पाल लगाया नहीं जाएगा, लेकिन हाल ही में हुए विस्तृत और गहन परीक्षणों में हमने एयरशिप के लिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण अवश्य किए थे। हमने विशेष रूप से टेल फिन की घूमने वाली प्रणालियों का उपयोग किया, ताकि यह देखा जा सके कि एयरशिप खुद को कैसे संभालता है और यह एम मोड़ों और एयरशिप की गतिशीलता पर किस तरह का प्रभाव डालता है। उन्होंने खुद को काफ़ी अच्छा साबित किया। हम उनके परिणामों से संतुष्ट हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि ऐसे परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं। खैर, जब तक आप वहाँ एक पूरी तरह से असली पाल, जैसे कि यॉट पर होता है, लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा एयरशिप कब तैयार होगा? इसका अनुमानित समय क्या है? दूसरा एयरशिप हमारे यहाँ एक हाइब्रिड प्रकार का एयरोलेट होगा, जिसकी वायुगतिकीय विशेषताएं बेहतर होंगी। इसे बहुत ही निकट भविष्य में तैयार करने की योजना है। मैं सटीक समय भी नहीं बता सकता और न ही आपको धोखा देना चाहता हूँ और न ही गलती करना चाहता हूँ। इसीलिए बहुत ही निकट भविष्य में हमारे पास इसकी खोल के लिए कपड़ा पहले ही खरीदा जा चुका है। हम पहले ही उस सिलाई की टेस्टिंग कर रहे हैं जो इस एयरशिप मॉडल में इस्तेमाल की जाएगी। हम सिलाई के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प की टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही पूरी तरह से तैयार मॉडल है। हम उसके लिए कंप्यूटर भी तैयार है और अभी वह अपनी असेंबली के सक्रिय चरण में है। इसलिए बहुत ही निकट भविष्य में, लेकिन बिल्कुल अगली हफ्ते नहीं। तो एक और महत्वपूर्ण सवाल है, हम
ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि सोलर पैनल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। शायद उनकी जगह एक पतला और सपाट रेडिएटर हो सकता है जो जमा हुई अत्यधिक गर्मी को भाप में बदल दे और इस तरह हम एक स्टीम पंप के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो इसमें बुराई ही क्या है? दोस्तों, ऐसे सुझाव ज़रूर लिखें क्योंकि हम उन्हें सब पढ़ते हैं, हम उन सब पर विचार करते हैं, यहाँ तक कि उन पर भी जो हमें पहले से पता है, क्योंकि इससे आपके सुझाए गए समाधानों को शायद किसी और नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। हमारा कम्युनिटी काफ़ी समझदार है, ऐसा कह सकते हैं, और कई बार ये देखना अच्छा लगता है कि वहाँ बहुत दिलचस्प आइडियाज़ सामने आते हैं। इसलिए इन्हें निश्चित रूप से ज़रूर लिखें। जहाँ तक इस विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प की बात है, तो मुझे भी इसे और अधिक गहराई से समझना होगा और हमारे अनुभवी इंजीनियरों से विस्तार से चर्चा करनी होगी, क्योंकि इस विषय में मैं पूरी तरह से विशेषज्ञ नहीं हूँ और इस तरीके की वास्तविक प्रभावशीलता का निष्पक्ष और सटीक मूल्यांकन नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि सोलर पैनल के ख़राब होने पर उनकी जगह एक पतला सपाट रेडिएटर लगाया जा सकता है जो जमा हुई गर्मी को भाप में बदल देगा और हम स्टीम पंप के रास्ते पर चल पड़ेंगे। क्यों नहीं, ये बुरा नहीं लगता, मैं पूरी तरह इसके पक्ष में हूँ। असल में सोलर पैनलों के अलावा भी कई और प्रभावी समाधान हैं जिन पर हमारी समर्पित टीम लगातार काम कर रही है। हमारे पास अपना खुद का एक अत्याधुनिक जनरेटर विकसित करने की विस्तृत योजना है जो विशेष रूप से हमारे इलेक्ट्रिक मोटरों के लिए आवश्यक बिजली उत्पन्न करेगा। इसलिए हम जल्द ही इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि और कोई सवाल नहीं है। मैं एक बार फिर से सब कुछ देख लेता हूँ। अगर आपके पास अभी भी कोई और सवाल है तो कृपया बेझिझक पूछें जब तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि और कोई सवाल नहीं है। दोस्तों, तो ऐसे में आइए आज के लिए हमारे वेबिनार को यहीं समाप्त करें। मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, सक्रियता दिखाई, अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां लिखीं और अपने मूल्यवान विचार साझा किए। ज़रूर, अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे सोशल मीडिया चैनलों को फॉलो करें, टिप्पणियां लिखें, सक्रिय रहें, दिल के निशान, लाइक दें, अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल और निजी संदेशों में साझा करें, क्योंकि यह सब प्रोजेक्ट के प्रचार में मदद करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान रहे हैं कि ऐसा एक प्रोजेक्ट मौजूद है। उनके पास भी ठीक आपकी तरह यह अवसर होता है कि वे जान सकें कि ऐसा एक प्रोजेक्ट मौजूद है, उसे समझ सकें और फिर खुद से या आपकी मदद से यह निर्णय ले सकें कि वे इसमें भाग लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन कम से कम लोग यह जान जाते हैं कि हमारे यहाँ ये दिशा एक बार फिर से पुनर्जीवित हो रही है कि यह सिर्फ व्यापार, पैसे या परिवहन के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें रोमांच भी है। यह एक प्रेरणादायक साहसिक यात्रा भी है कि हम इस उद्योग, इस क्षेत्र को फिर से जीवित कर रहे हैं। और मान लीजिए कितना अच्छा होगा अगर किसी सुंदर पल में आप सिर उठाएं और अपने ऊपर एक शानदार विशाल एयरशिप देखें जिसमें ढेर सारे पर्यटक हों जो उत्साहित नज़रों से आपको हाथ हिला रहे हों और इस अद्भुत परिवहन साधन में सैर करने और इस दुनिया, हमारी ज़िंदगी को थोड़े अलग नज़रिए से देखने के मौके पर मुग्ध हो रहे हों। सभी का धन्यवाद जो वेबिनार में शामिल हुए और सवाल पूछे। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो सक्रियता दिखाते हैं। आज के लिए आपसे विदा लेता हूं और हम एक हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। सभी को अलविदा। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं।
हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।